साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नगरों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे या टाइप्स ऑफ सिटीज़। नगरों के प्रकार को हम कई आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। बसाव स्थिति के आधार पे या नगरों के विकास के आधार पे या नगरों में होने वाले कार्यों के आधार पे या नगरों की जनसंख्या के आकार के आधार पे हम नगरों को विभिन्न प्रकार के समूहों में बांट सकते हैं। नगरों के बसाव स्थिति या लोकेशन के आधार पर हम नगरों को उनकी स्थिति के आधार पर बांटते हैं। जैसे नगर जो नदी के तट पर स्थित होते हैं उनको नदी तटीय नगर कहते हैं। जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर आदि वो नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे इलाहाबाद है वो गंगा नदी के किनारे बसे हुआ है, इसी तरह वाराणसी है वो भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे राजस्थान में बात करें हम तो बनास नदी के किनारे नाथद्वारा नगर बसा हुआ है जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। इसी तरह चंबल नदी के किनारे कोटा और केशवराव पाटन नगर स्थित है। कई बार नगर क्या होता है दो नदियों के संगम पे भी बस जाते हैं। जैसे बसरा है, बसरा जो दजला और फरात नदियों के संगम पे बसा हुआ है और ये जो बसरा नगर है वो फर्टाइल क्रिसेंट में स्थित है। इसी तरह प्रयाग है वो गंगा नदी और यमुना नदी के संगम पे बसा हुआ है। समुद्र तटीय नगर वे नगर होते हैं जो समुद्र के किनारे स्थित होते हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई आदि। कुछ नगर झीलों के किनारे स्थित होते हैं, जैसे डुलूथ वो यूएसए में सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। इसी तरह राजस्थान में उदयपुर है वो पहाड़ी नगर भी है, पहाड़ों पर स्थित है, और दूसरा झील के किनारे है, पिछोला और उदय सागर झील के किनारे है, इसलिए ये झील के किनारे वाला नगर भी है और पर्वतीय नगर भी है। इसी तरह यातायात के साधन भी नगरों के विकास में सहायक होते हैं। जहाँ दो यातायात के साधन ब्रेक होते हैं, जैसे रेलवे लाइन ख़त्म हो गई तो वहाँ पे आगे सड़क परिवहन शुरू हो गया। इसी तरह समुद्री मार्ग ख़त्म हो गया और आगे जल मार्ग या रेल मार्ग शुरू हो गया, तो इसको ब्रेक इन ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी कहते हैं। और इस थ्योरी को सीबी कुले ने प्रस्तुत किया था और सीबी कुले का पूरा नाम है चार्ल्स हर्टन, जो कि अमेरिका के समाजशास्त्री थे। और उन्होंने 1905 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के सामने एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था और उसमें उन्होंने ये ब्रेक इन ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इस थ्योरी के अनुसार जहाँ यातायात का एक साधन जैसे रेलवे लाइन ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे दूसरा साधन सड़क परिवहन शुरू हो जाता है, तो ब्रेक पॉइंट के स्थान पर एक तो जनसंख्या का एकत्रीकरण शुरू हो जाता है और दूसरे उस जगह पर आर्थिक क्रियाएं शुरू हो जाती है और इस तरह वहाँ पे नगर का विकास हो जाता है। जैसे उत्तरांचल में एक नगर है काठगोदाम। काठगोदाम तक रेलवे लाइन जाती है और उसके आगे सड़क मार्ग या स्थल मार्ग शुरू हो जाता है, तो यहाँ ब्रेक के पॉइंट पे काठगोदाम नगर का विकास हो गया। और इसका जो नाम है काठगोदाम, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। अंग्रेज़ों को भारत में रेलवे लाइन बिछाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, स्लीपर की, और वो उत्तरांचल के वनों से प्राप्त करते थे।
और ये जो काठ गोदाम है, यहाँ पे ये सारी काठ या लकड़ी को इकट्ठा कर लेते थे और यहाँ से रेलवे से आगे ट्रांसपोर्ट भारत के विभिन्न भागों में कर देते थे। इसलिए जो काठ गोदाम है वो लकड़ियों का एक गोदाम था, और जहाँ पे अंग्रेज क्या है कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए स्लीपर इकट्ठा करते थे, और इस कारण इसका नाम काठ गोदाम पड़ गया। दूसरा जो नगरों के प्रकार को वर्णन या उसको विभाजन करने का आधार है वो जनसंख्या। जनसंख्या की संख्या के आधार पे हम नगरों को विभिन्न कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे जनसंख्या अगर कम है, 200-250 या इससे भी कम है, तो उसको हम पूर्वा बोलते हैं। अगर जनसंख्या इससे थोड़ी ज़्यादा है, 1000 तक है, तो इसको हम गांव बोलते हैं। यानी गांव की जनसंख्या वो पूर्वा से ज़्यादा होती है, और ये हर एक देश के लिए अलग अलग हो सकती है। इंडिया के लिए ज़्यादा हो सकती है, यूएसए के लिए कम हो सकती है। ऐसे कस्बा है या जिसको टाउन बोलते हैं, उसकी जनसंख्या पूर्वा और गांव से ज़्यादा होगी। और भारत में 2 तरह के कस्बे हैं, एक स्टेट्यूटरी टाउन है और दूसरे सेंसस टाउन है। वैधानिक कस्बे और जनसंख्या कस्बे। और जो भारत है उसमें 5000 से अधिक जनसंख्या वालों को टाउन या कस्बा कहा जाता है, लेकिन सरकार विशेष अधिसूचना जारी करके इससे कम जनसंख्या वालों को भी टाउन या अर्बन एरिया का दर्जा दे सकती है। सिटी है, सिटी की जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है और 10 लाख के बीच में होती है। इसके बाद में है महानगर। महानगर को मेट्रोपोलिस बोलते हैं। ग्रीक भाषा में नगर को पोलिस बोलते हैं। और जो महानगर यानी सिटी से बड़ा नगर होगा उसको महानगर बोलते हैं। इसकी जनसंख्या 10 लाख से 30 लाख के बीच होती है। और वृहत महानगर है, उनकी जनसंख्या 30 लाख या इससे अधिक होती है, और इंग्लिश में इसको मेगालोपोलिस बोलते हैं। न्यूयॉर्क, टोक्यो, शंघाई, ब्यूनस आयर्स, ये सारे मेगालोपोलिस के उदाहरण हैं। भारत में नगरों के आकार को या प्रकार को निर्धारित करने का एक क्राइटेरिया जनसंख्या के आधार पर और है, जिसमें नगरों को जनसंख्या के आकार के आधार पर 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम श्रेणी के नगर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर होती है, इसको हम सिटी कहते हैं। द्वितीय श्रेणी के नगर, इनकी जनसंख्या 50,000 से 99,999 होती है। तृतीय श्रेणी के नगर होते हैं, उनकी जनसंख्या 20,000 से 49,999 होती है। चतुर्थ श्रेणी के नगर है, उनकी जनसंख्या 10,000 से 19,999 होती है। पंचम श्रेणी के जो नगर है उनकी जनसंख्या 5,000 से 9,999 होती है। और ये छुट्टी नहीं है, छठी श्रेणी के नगर है वो 5,000 से कम की जनसंख्या वाले होते हैं। ये गवर्नमेंट है वो विशेष अधिसूचना जारी करके और इस श्रेणी के नगर घोषित करती है। अब हम कार्यों के आधार पर नगरों को बांटने की 4 विधियां हैं, यानी इन विधियों से हम नगरों को कार्यों के आधार पर बांटते हैं। पहली विधि है वो पर्यवेक्षण या गुणात्मक विधि, जिसको अंग्रेजी में एम्पिरिकल कम क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं। और दूसरा जो पर्यवेक्षण व सांख्यिकी विधियाँ, जिनको एम्पिरिकल कम स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं। तीसरी विधि है वो शुद्ध सांख्यिकी विधि है या प्योर स्टैटिस्टिकल मेथड है। और चौथी जो विधि है वो बहुचर विधियाँ हैं,
या मल्टी वेरिएबल मेथड्स हैं। जो पहली विधि है उस पे हम किसी शहर में या सिटी में उसकी जनसंख्या द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पर्यवेक्षण, अनुभव या आकलन के आधार पे बांटते हैं। यानी वहाँ पे किस तरह के कार्य होते हैं, औद्योगिक कार्य होते हैं, शैक्षिक कार्य होते हैं या मनोरंजन के कार्य होते हैं, परिवहन संबंधी कार्य होते हैं या खनिज संबंधी कार्य होते हैं, और उसी के आधार पे हम उनको बांट देते हैं। एम रूसो या मार्शल रूसो ने एक रिसर्च पेपर ज्योग्राफिकल रिव्यू ऑफ यूएसए में प्रस्तुत किया था और जिसका टाइटल था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ए कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम, और ये उन्होंने 1921 में किया था। इस पेपर में उन्होंने शहर को 2 श्रेणियों में बांटा था, क्रियाशील और अक्रियाशील। जो क्रियाशील नगर है उसके कार्यों की विशेषता महत्वपूर्ण होती है, जबकि अक्रियाशील नगर है वो अपनी ज़्यादा पहचान नहीं रखते हैं। और रूसो ने इस आधार पे क्रियाशील जो नगर होते हैं उनको 6 श्रेणियों में बांटा था उनके कार्यों के आधार पे, और उन्होंने इसके लिए पर्यवेक्षण विधि का प्रयोग किया था। रूसो है वो भूगोलवेत्ता, जियोलॉजिस्ट और वार हीरो थे वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड में, और ये ऑस्ट्रेलियन एम्पिरिकल फोर्स में लेफ्टिनेंट थे। इन्होंने जो रिसर्च पेपर दिया था जिसका टाइटल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ए कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम में अनुभव के आधार पर शहरों को 6 प्रकार के श्रेणियों में बांटा था। नंबर 1 प्रशासकीय नगर, सांस्कृतिक नगर, सुरक्षा नगर, उत्पादक नगर, संचार नगर और मनोरंजन नगर। इसके बाद में प्योर स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके C.D. हैरिस या चौसी हैरिस ने अमेरिका के नगरों का वर्गीकरण। C.D. हैरिस का पूरा नाम चौसी डेनिसन हैरिस था और ये अमेरिकन ज्योग्राफर थे, और इन्होंने भी एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसमें इन्होंने शहरों का वर्गीकरण किया था। इस रिसर्च पेपर का नाम था ए फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ फंक्शनल शब्द वो हट गया है। रिसर्च पेपर का नाम था ए फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स, और ये 1943 में इन्होंने जियोग्राफिकल रिव्यू ऑफ अमेरिका की जर्नल में ये लेख पब्लिश हुआ था। और C.D. हैरिस का एक और योगदान है अर्बन ज्योग्राफी में, वो ये है कि C.D. हैरिस और एडवर्ड उलेमान ने मिलकर द नेचर ऑफ सिटीज़ में नगरों के आकार से संबंधित एक थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी का नाम है भूनाभिकीय सिद्धांत या मल्टी न्यूक्ली थ्योरी। ये शहरों के आकार से संबंधित है। अब हम C.D. हैरिस के शहरों के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो C.D. हैरिस प्रथम ज्योग्राफर था जिसने अमेरिकी नगरों का वर्गीकरण करने के लिए प्योर स्टैटिस्टिकल या मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया था, और इन्होंने विभिन्न नगरों के जनसंख्या के व्यावसायिक संरचना का आंकड़े इकट्ठे करके और अमेरिका के नगरों को 9 भागों में बांटा था। नंबर 1 विनिर्माण उद्योग केंद्र,
या नगर, और इसको इन्होंने एम अक्षर द्वारा व्यक्त किया था। और इसमें 75% लोग हैं वो औद्योगिक कार्यों में लगे हुए थे। दूसरा जो नगर है इनके द्वारा दिया गया था वो फुटकर व्यापार केंद्र था, और इसको उन्होंने आर नाम दिया था, और इसमें कम से कम 50% लोग हैं वो फुटकर व्यापार का काम करते थे। तीसरे प्रकार का जो इन्होंने सिटीज़ दी वो थोक व्यापार केंद्र थे, और इसको इन्होंने डब्ल्यू से होलसेल ट्रेड सेंटर नाम दिया, और इसको डब्ल्यू से व्यक्त किया। चौथे प्रकार के जो थे उनको उन्होंने मिश्रित कार्य केंद्र या डाइवर्सिफाइड सेंटर का नाम दिया, और इसको इन्होंने डी से व्यक्त किया। और इनमें 60 से 20% लोग विनिर्माण फुटकर का कार्य करते थे। पांचवें प्रकार के नगर इन्होंने बताए यातायात एवं संचार केंद्र, जिसको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेंटर कहते हैं, और इसको इन्होंने टी से व्यक्त किया। और इसमें कम से कम 11% लोग हैं वो यातायात और संचार के कार्यों में लगे हुए हैं। छठे प्रकार का जो इन्होंने नगर बताए वो बताए खनन केंद्र, यानी इनमें खनन गतिविधियों में लगे हुए लोग ज़्यादा रहते थे, और इसको इन्होंने एस से व्यक्त किया, क्योंकि एम तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के लिए या विनिर्माण उद्योग के लिए जो पहले प्रकार का है उसके लिए यूज़ कर लिया था, और खनन केंद्र या माइनिंग सेंटर्स के लिए इन्होंने एस शब्द का प्रयोग किया। और ये बताया कि जो खनन सेंटर होते हैं या माइनिंग सिटीज़ होते हैं उनमें कम से कम 15% जनसंख्या वो खनन कार्यों में संलग्न होती है। सातवें प्रकार के जो नगर बताए उन्होंने वो बताए थे विश्वविद्यालय केंद्र और यूनिवर्सिटी सेंटर्स, और इसको इन्होंने ई अक्षर द्वारा व्यक्त किए हैं। और इन्होंने ये बताया कि इस प्रकार के जो सिटीज़ होते हैं या सेंटर होते हैं उसमें कम से कम 25% लोग हैं वो शिक्षण कार्यों में लगे होते हैं या एजुकेशन से संबंधित होते हैं। आठवें प्रकार के हैं वो मनोरंजन केंद्र और विश्राम केंद्र, रिसोर्ट एंड रिटायरमेंट सेंटर्स जिनको बोलते हैं, और इसको इन्होंने एक्स का नाम दिया। यहाँ पे राजनीतिक वो अन्य केंद्र हो गया है, लेकिन ये मनोरंजन व विश्राम केंद्र 8वें नंबर का है। और 9वें नंबर का होगा वो राजनीतिक व अन्य केंद्र, यानी इसमें एक शहर या सेंटर छूट गया है, वो है मनोरंजन और विश्राम केंद्र। रिसोर्ट एंड रिटायरमेंट सेंटर्स, इनको एक्स से व्यक्त किया है। और जो 9वें प्रकार का जो हैरिस ने सिटीज़ बताई थी वो राजनीतिक व अन्य या पॉलिटिकल एंड अदर सेंटर्स थे, और इसको इन्होंने पी से व्यक्त किया था। और इसमें प्रशासनिक, सैनिक, वित्तीय एवं व्यापारिक कार्यों में लगे लोगों की प्रभावी उपस्थिति थी। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ सिटीज़ का आधार है वो है नगरों की विकास के अवस्था के आधार पे, यानी नगरों का जो विकास हुआ है उनके उद्भव से लगा के और वर्तमान समय तक और भविष्य में किस तरह का होने वाला है, इसके आधार पे भी सिटीज़ को बांटा गया है। और इस दिशा में पैट्रिक गेट्स, लुई मम्सफोर्ड और ग्रिफ्थ टेलर ने बहुत अच्छा काम किया है, और इन्होंने नगरों को विकास की अवस्थाओं के आधार पे बांटा है। ग्रिफ्थ टेलर ने अर्बन ज्योग्राफी में 1953 में ये बताया कि जैसे मानव का जीवन है उसी तरह नगरों का जीवन होता है, और एक वो साइक्लिक स्टेज में चलते हैं। और उनकी विकास के अवस्थाओं के आधार पे उन्होंने नगरों को 7 प्रकार का बताया है। पूर्व शैशव अवस्था, यानी इसमें नगर का उद्भव होना शुरू होता है, कोई मंदिर या कोई चौराहा हो जाता है और उसके पास में 1-2 मकान या घर बन जाते हैं। उसके बाद में
शैशव अवस्था है, फिर बाल्यावस्था है, फिर किशोरावस्था है। किशोरावस्था तक आते आते नगर का विशेष रूप दिखाई देने लग जाता है और उसमें लैंड यूज़ पैटर्न है वो अलग अलग हो जाता है, यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों का व्यापार होने शुरू हो जाता है। थोक का अलग, रिटेल का अलग, रिहायशी एरिया अलग हो जाते हैं। इस तरह उनका अलग अलग विशेषीकरण हो जाता है। उसके बाद में फिर प्रौढ़ावस्था, फिर है उत्तर प्रौढ़ावस्था और लास्ट में वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या है कि जो सिटीज़ है वो अपने पीक तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद में उनमें गिरावट या विनाश के लक्षण दिखने लग जाते हैं। इसके अलावा लुइस ममफोर्ड ने भी नगरों के विकास के आधार पे नगरों को बांटा है। ममफोर्ड ने 1938 में अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज़ में सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखकर नगरों के विकास की 6 अवस्थाएं बताई है। नंबर 1 है इयोपोलिस, नंबर 2 पोलिस, नंबर 3 मेट्रोपोलिस, नंबर 4 मेगालोपोलिस, नंबर 5 टायरेनोपोलिस और नंबर 6 नेक्रोपोलिस। इस प्रकार हम नगरों को विभिन्न आधार पे, उनकी बचाव स्थिति के आधार पे, उसकी जनसंख्या के आधार पे और उस पे होने वाले कार्यों के आधार पे हम विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में बांट सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।